अच्छा जी, ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। बेहतरीन तरीके से आपको करना है इस सवाल को, और उम्मीद करते हैं कि आप उतना ही बेहतरीन ढंग से इसको करेंगे भी। क्या बोलते हैं? ठीक है ना भाई? चलिए फिर निपटा दीजिए सवाल को, पढ़िए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, उम्दा, बेहतरीन क्वेश्चन। जरा पढ़ लें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक शब्द है जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक, कि सभी अक्षरों को संभावित तरीकों से व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित किया जाए का मतलब अरेंज किया जाए सारे पॉसिबल तरीके से। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, कह रहा है ऐसे अरेंजमेंट की संख्या कितनी होगी, इन विच, ध्यान से समझना, जिसमें नो टू वॉवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, जिसमें से कोई भी दो वॉवेल एडजेसेंट नहीं होंगे, मतलब आपस में जुड़ेंगे नहीं, कोई भी दो वॉवेल आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसका आपको वो करना है मामला फिक्स। बोलो ठीक है? बोले हाँ सर। बड़ा सरल है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। तो ये जो वर्ड लिखा था इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने थे? 1 2 3 4 5 6। बोलो ठीक है? बोले हाँ सर। तो 6 बॉक्स बना लें। बोले सर बना लीजिए, आप 6 बना लीजिए, क्योंकि 6 ही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ध्यान से समझने की बात है, कह रहा है कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए। नो टू वॉवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर दो वॉवेल एक साथ नहीं होंगे मेरे भाई, अगर दो वॉवेल एक साथ नहीं है तो इसका मतलब आपको ए और ई को एक साथ नहीं आने देना है किसी भी कंडीशन में। क्या नहीं करना है? ए और ई को एक साथ नहीं आने देना है। बोले हाँ सर नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आने देंगे। बोले सर क्या करें? बोले सर ए को यहां लिख लें, ई को यहां लिख लें, तो एक साथ नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है। अच्छा, अब जो बचा है उसको एक साथ लिख लीजिए। अच्छा, एक वॉवेल और है। बोले सर ई और है। बोले ठीक है, तो ई को एक यहां लिख दिया। बोले ठीक, कोई समस्या तो नहीं है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से बताना। क्या यह बात जरूरी है कि ये वाला ई यहीं पर रहे? बाकी लेटर भी लिख देते हैं, फिर आप समझोगे तो और अच्छा आएगा। ठीक है, आप और समझोगे। मान लीजिए एम यहां पर आ गया, और क्या बचा? सी यहां पर आ गया, और क्या बचा? बोले सर टी यहां पर आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सुनना और जानना, फिर आपको मजा आएगी। क्या यह बात जरूरी है कि ये वाला ई यहीं पर आए? ये ई यहां भी तो आ सकता है, ये ए यहां पर आए, जरूरी है? नहीं, ये ए यहां पे भी आ सकता है। इसका मतलब इन तीन वॉवेल को अरेंज करने के लिए आपके पास तरीके कितने होंगे? बोले सर 3 वॉवेल अरेंज करने, तो 3 तरीके हो गए, यानी 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए। क्लियर है? बोले हाँ सर। अब जरा गौर करना, हम अब बात करते हैं जो वॉवेल नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट है, यानी एम, सी और टी की। क्या यह बात जरूरी है मेरे दोस्त कि ये एम यहीं पर रहे? नहीं सर, जरूरी नहीं। इस एम को हम यहां भी लिख सकते हैं, टी को सर हम यहां पे भी लिख सकते हैं, सी को यहां पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप कॉन्सोनेंट जो बचे हुए हैं उसको भी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। बोले सर अब काम क्यों नहीं खत्म हुआ है? बोले सर अब काम क्यों नहीं खत्म हुआ है? बोला इसलिए काम नहीं खत्म हुआ है मेरे दोस्त, गौर से समझना। इसलिए काम नहीं खत्म हुआ है कि अब जब ए, ई और ई को रखोगे तो ये एक यूनिट के रूप में काम करेगा, और एम, सी, टी एक यूनिट के रूप में काम करेगा, तो इसका भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। बोले यस सर बिल्कुल हो सकता है। तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये मैंने तुम्हें बताया था। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ सर। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6, और मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 2 यानी कि 72। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 72। कितने लोगों का आया था? कितने लोगों का आया था इस सवाल का जवाब? जल्दी बताइए। 1 मिनट देना जरा यार, इसको ऑन कर ले, नहीं तो गर्मी में पढ़ा नहीं पाएंगे। 1 मिनट। ठीक है? बोले हाँ सर, कोई समस्या नहीं, इतनी बात मुझे बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुकी है। चलो आगे बढ़े। दूसरा सवाल, बेहतरीन सवाल, दूसरा सवाल। ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से कोशिश करना बताने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, चलो देखते हैं, सवाल पढ़ा जाए। क्या कह रहा है प्रश्न?
कह रहा है द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड द लेटर ऑफ द वर्ड इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ ही तो लिखा है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। हाँ, कह रहा है द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म, उन शब्दों की संख्या क्या होगी जो कि बनाए जा सकते हैं, किससे, इंद्रप्रस्थ के दिए हुए लेटर से बनाए जा सकते हैं। और उसमें क्या है, उसमें कंडीशन ये है व्हेन द वोवेल्स आर नेवल सेपरेटेड, जब वोवेल को आप सेपरेट नहीं करेंगे, वोवेल सेपरेट नहीं होंगे, यानी वोवेल एक साथ ही आएंगे। अब अच्छा ये बात है सर, वोवेल एक साथ आएंगे, सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं उसमें वोवेल है कितने और कौन कौन से। बोले सर आई वोवेल है, ठीक है। उसके बाद सर एक ए और वोवेल हो गया, बोले ठीक है। उसके बाद बढ़े तो एक और वोवेल मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक और वोवेल मिल गया, 4 वोवेल मिल गए। और इंद्रप्रस्थ जो वर्ड है इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। उस 12 लेटर में 4 वोवेल है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो 4 वोवेल के लेटर होगा, ठीक, 4 वोवेल होगा। और अब बचे कितने होंगे, बोले सर 8 बचे होंगे। 8 के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना, बोले सर 8 बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 बचे होंगे। बोले हाँ सर। अब गौर करना मेरे भाई, इन 12 लेटर क्या रहा था, कह रहा था वोवेल एक साथ नहीं, एक साथ ही आने चाहिए, वोवेल सेपरेट नहीं होने चाहिए, मतलब एक साथ आने चाहिए। तो ये वोवेल यहां पर एक साथ आ जाएंगे, बोले हाँ सर ठीक है। तरीके कितने हो जाएंगे, बोले सर तरीके तो अगर आएंगे वोवेल तो उनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, समस्या ये नहीं कि इतना आ गया, समस्या ये है कि सर इसके बाद क्या करेंगे। बोले सर वोवेल थे कौन कौन से, बोले लिख लेते हैं वोवेल कौन कौन से। एक आई था, एक ए था, एक ए था और एक और ए था कि नहीं था, बोले ठीक है। अब मैंने आपको केस ऑफ परम्यूटेशन पढ़ाया था जिसमें चीजें सेम केसेस का बताया था, याद है, बोले हाँ सर याद है। बताइए फिर इसको अरेंज करने के तरीके। सर 4 वोवेल है तो 4 फैक्टोरियल, और उसमें ये 3 रिपीट हो रहा है तो नीचे 3 फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर है, याद आई, बोले हाँ सर याद आ गई। इतनी बात में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बोले याद आ गई, बोले हाँ सर याद आ गई, नहीं कोई समस्या, बोले ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, बाकी बचे जो लेटर होंगे वो इसमें लिखे जाएंगे, बोले हाँ सर लिखे जाएंगे। अच्छा बाकी बचे लेटर कौन कौन से, बोले सर एन है, डी है, आर है, दोबारा भी आर है, ये वाला आर हो गया, ठीक, पी है, फिर उसके बाद एस है, टी है, एच है, एस है, टी है, एच है, ये 8 लेटर और हो गए। अब इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, तो जितने बच्चों के मन में ये बात चल रही है कि सर इसको अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होंगे, उनका आंसर गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? मेरे भाई मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये 8 लेटर अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसमें से 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही तो एक ये यूनिट के रूप में काम करेगा। तो 8 ये और एक ये कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल। लेकिन इस 9 फैक्टोरियल में ये 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, चेक कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहां पर सिर्फ 4 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। बोले सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आ जाएगा। 9 इंटू 8 और उसके बाद 7 खत्म हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, ध्यान से देखना भाई, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल। अब नीचे का 2 फैक्टोरियल जो था वो कर देगा इसको कैंसिल, बाकी बचेगा मल्टीप्लाई करोगे और आंसर दोगे। क्या करोगे, बाकी बचेगा मल्टीप्लाई करोगे और आंसर दोगे। अब देखो कैसे देना आंसर, 6 पंचे 30, 30 गुणे 4 120, 120 गुणे 3 360, 1 2 3 4 360 गुणे 4, एक हमने लिख लिया 360 गुणे 4। यहां तक का काम अपने पास हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। अब क्या क्या बचा, ये और ये बचा है, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले सर हो जाएगा। 36 गुणे 4 36 गुणी 72 144 1440 ये हो गया। 9 8 जा 72 ये हो गया, मल्टीप्लाई 7
मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। बोले सर और कर लें, बोले हाँ। 7 0 0, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 चौको 28 2, 30 के 0 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई जब 72 से करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा और जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, मतलब अब इसको कैलकुलेट आप कर लोगे, इसमें आप कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं दिख रही आपको। ठीक है, बोले हाँ सर नहीं दिख रही, इतनी बात मेरे समझ में भी आ गई, अब कोई दिक्कत भी नहीं। बोले ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आओ अगला सवाल दिख रहा है, चलो ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद हो आपको, कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो रिलेशन होता था वो क्या होता था, याद है आपको? बोले हाँ सर याद है। हमने कहा बताओ क्या होता था। आपने कहा सर कॉम्बिनेशन होता था NCR, और इसको अगर हम किससे R से डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास NPR आ जाता था, ये रिलेशन था। हमने कहा यार तुम्हें तो सब याद है, क्या बात है। ठीक है, चलो ये रिलेशन भी आपका रिवीजन हो गया। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ द वेज इन विच द स्टूडेंट कैन चूज 3 कोर्स आउट ऑफ 9। 9 में से 3 कोर्स बंदे को चुनने हैं। क्या कह रहा है? व्हेन 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, जिसमें से 2 कोर्स कंपलसरी होने चाहिए। अब बताओ, 9 में से 3 कोर्स चुनने हैं जिसमें से 2 कंपलसरी होने चाहिए। ध्यान से सुनना, 9 कोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 कोर्सेस में से क्या करना है? 3 चुनने हैं, सिर्फ 3 ही चुनने हैं, और उसमें से 2 कोर्स कंपलसरी। मान लीजिए कंपलसरी कोर्स हमने लिख लिए A और B है। क्या मान लिया हमने? ये आप XY मान लो, YZ मान लो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है ना मेरे भाई, इसमें तो आप कुछ भी मान सकते हो, हम आपको रोक भी तो नहीं पाएंगे। बोले ठीक है सर। अब ये जो कंपलसरी कोर्स है, मतलब इनका आना तो तय है, इनका आना तो इन बॉक्सेस में तय है। बोलो है कि नहीं है? A और B तो आना तय ही है। तो इन 2 तरीकों को चुनने के तरीके क्या होंगे? इन 2 कोर्सेज को चुनने के तरीके, सिलेक्ट करने के तरीके। सर बोले 2C2 होगा कि नहीं होगा? 2 कोर्स कंपलसरी है, 2 कोर्स को 2 ही तरीके से चुन सकते हो, लेकिन अब अरेंज भी तो करना है इनको। अरेंज, ये जरूरी तो नहीं कि A ही यहां पर आए, ये ऐसे भी तो हो सकता था, B और A भी तो हो सकते थे। तो अरेंजमेंट के तरीके कितने हो गए? बोले सर 2 फैक्टोरियल और हो गए। तो मैंने तुम्हें वही तो बताया। क्या बताया? तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? बोले सर ये वही बन जाएगा। हमने कहा क्या बन जाएगा? बोले सर ये बन जाएगा 2PR, यानी 2P2 बन जाएगा। बोले हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा दोस्तों, 9 में से 2 कोर्स तुमने चुन लिए, अब कोर्स बचे कितने? बोले सर 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में सिर्फ चुनने के लिए बाकी कितने रह गए? बोले सर 1, तो यानी कि 7C1। बोलो ठीक है। अब एक कोर्स को तुम अरेंज भी करोगे तो उसका तरीका तो 1 ही फैक्टोरियल होगा ना, तो ये बात उतनी ही रहेगी। बोले हाँ? बोले हाँ सर। अब बताओ तरीके कितने हुए? बोले सर ये जो होगा, ये वाला पार्ट, ये मल्टीप्लाई है बीच में, अभी खत्म नहीं हुआ था ना, तो ये वाला जो पार्ट है सर ये 2 बन जाएगा, और 7C1 की वैल्यू सर 7 ही रहेगी, तो 7 दूनी 14 तरीके हो जाएंगे। 14 कोई ऑप्शन है? बोले हाँ सर है, 14 तरीके। बोलो ठीक, क्लियर है ना? ठीक है, बोलो यस और नो। बोले हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया? हाँ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड लाफ। इस लाफ के सभी लेटर यानी कि LAUGH का इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसका कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, कितने परम्यूटेशन होंगे ये आपको बताना है। कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं कि इफ द वॉवेल्स आर एडजेसेंट, ये बताना है कि अगर वॉवेल जुड़कर आए तो भैया अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना भाई, 5 लेटर, और उसमें वॉवेल कितने? बोले सर एक A है और एक U है, एक A है और एक U है। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं तुम्हें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 5 बॉक्सेस के लिए लेटर वो बना लिया, इसमें एक सर्कल हो गया वॉवेल का जिसमें A और U है। वॉवेल ये एडजेसेंट होने चाहिए, बोल रहा है ना, ये हमेशा क्या होने चाहिए? आसन्न होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए।
अब क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या जरूरी है कि ए और यू इसी व्यवस्था में हो? ये यू और ए भी तो हो सकते हैं। बोले हाँ। इनको अरेंज करने का तरीका, बोले सर 2 फैक्टोरियल। अब दूसरे पार्ट में क्या आया? दूसरे पार्ट में बोले सर जो हमारे पास बचे हुए अल्फाबेट होंगे वो आ जाएंगे। कौन कौन से? एल आ जाएगा सर, जी आ जाएगा और एच आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या एल जी एच जो लिखा दिखाई दे रहा है, एल जी एच, इसको व्यवस्थित करने का तरीका यही एल जी एच होगा? बोले नहीं सर, जरूरी नहीं कि एल जी एच इसी व्यवस्था में व्यवस्थित हो। ये जी इधर भी आ सकता है, जी इधर भी आ सकता है। तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके, बोले सर 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखते चलना, कोई तुम्हें रत्ती मात्र की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समझोगे तभी जानोगे और तभी मानोगे। बोले सर पक्की बात है? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता? ये 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं होंगे? बोले सर इसलिए नहीं होंगे, ध्यान से देखना, इसलिए नहीं होंगे कि सर 3 अलग अलग यूनिट तो ये हो गई, ये 3 अलग अलग यूनिट है कि नहीं है? 3 अलग अलग यूनिट है, क्योंकि 3 अलग अलग अल्फाबेट है। इनमें ये नहीं कहा गया कि इनको एक साथ आना जरूरी है। और चौथा ये हो गया, तो अरेंज अब कैसे हो सकते हैं? जरूरी है कि ये ए यू यहीं पर हो। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एल जी और उसके बाद ए यू और फिर उसके बाद एच, ये ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है। बोले सर तो तरीके कितने होंगे? बोले 4 फैक्टोरियल होंगे। बोले कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। और काम क्योंकि खत्म नहीं हुआ था तो इसलिए, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, बोले सर 2 इंटू 1, और बीच में साइन मल्टीप्लाई। बोले सर 4 × 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कितने तरीके हो गए? बोले सर 48 तरीके हो गए। एंड दिस इज द आंसर। तो 48 ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर हो गया? बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आया। अगला दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो, पढ़ लो तब तक, क्या ही है। द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर, क्या कह रहा है? संख्या बनानी है जो कि 2 अंकों की होगी और इवन नंबर होगा, इवन नंबर सम संख्या होगी। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, जिसे बनाया जाना है किससे? 1 2 3 5 से। रिपीटिशन बीइंग नॉट अलाउड, जो अंकों की पुनरावृत्ति है वो अलाउड नहीं है। अब देखो कितना बढ़िया सवाल बना। आपको किससे किससे? 1 2 3 एंड 5 से, 1 2 3 एंड 5 से क्या करना है आपको? 1 2 3 एंड 5 से 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 2 अंकीय संख्या बनानी है, और वो संख्या होनी चाहिए सम। तो अगर वो संख्या सम होनी चाहिए तो एक चीज कंफर्म हो गई कि इस नंबर पर, इस स्थान पर 2 का आना कंफर्म है। अगर 2 आएगा तो ही नंबर बनेगा। बोलो यस और नो। अगर 2 आएगा तो ही नंबर बनेगा, यानी इस बॉक्स को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, 1C1। इस बॉक्स को भरने का सिर्फ एक तरीका है। क्या काम अभी आपका खत्म हो गया? बोले नहीं सर। बोले मल्टीप्लाई। इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे? बोले सर जो बचे हुए नंबर हैं उस बचे हुए नंबर, यानी कि 1 में, 3 में, 5 में कोई भी यहां लिखा जा सकता है। तो इस बॉक्स को भरने का तरीका हो गया 3C1, या 3 तरीके ऐसे भी कह सकते हो। तो 3 × 1, टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? बोले सर 3। अब इसको अगर और ज्यादा वेरीफाई और ज्यादा क्लैरिफिकेशन में देखना चाहते हो तो देख लो। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने 1 ले लिया और 2 यहां पर, तो एक संख्या 12 बन गई, 2 अंकों की यह सम है। फिर मैंने कहा एक संख्या 32 बन गई, 2 अंकों की यह सम है। फिर मैंने कहा एक संख्या 52 बन गई, 2 अंकों की यह सम है। इसके अलावा बताओ कोई बनेगी क्या आंसर जो सम हो और 1 2 3 5 से बनती है? बोले नहीं सर। तो यही 3 संख्याएं जो थी वही 3 तो ये लिखी हैं। तो सही जवाब भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर? सरल और अच्छा। नेक्स्ट, चलो देखो, ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है।
द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, जिसको बनाया जाना है किससे किससे मिलकर, 2 3 4 5 6 7 से, 4 अंकों की संख्या, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, एक अंक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना है। इसका मतलब यह हुआ कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, यही तो बात हुआ। और द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्या बनाई जानी है। तो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7 का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको एक 4 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें ध्यान से सुनना, जिसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखो, तो अगर कोई भी अंक रिपीट नहीं किया जाएगा तो मेरे दोस्त मैं ये बात बहुत आसानी से और बड़े कॉन्फिडेंस होकर बोलूंगा, आप भी बोलोगे कि इस बॉक्स को, पहले बॉक्स को, इस बॉक्स में कितनी संख्याएं लिखी जाती, कितनी डिजिट लिखी जा सकती। तो आपने बोला सर इस बॉक्स में तो इन 6 में से कोई भी लिख सकते हैं, तो इस 6 में से किसी एक को चुनने का तरीका तो एक ही होगा, 61। अब सपोज करिए, मान लीजिए यहां पर जो डिजिट लिख दी गई, सपोज कर लो 2 लिख दी गई, तो अब 2 को इसमें तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये कहा गया है यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, एक अंक को एक ही बार लिख सकते हो। तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे, बोले सर 5C1। फिर उसी तरीके इसको भरने के कितने तरीके होंगे, बोले सर 4C1। और इसको भरने का कितना तरीका होगा, बोले सर 3C1। काम आखिरी में खत्म हुआ है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई। 6C1 मतलब 6, 5C1 मतलब 5, 4C1 मतलब 4 और 3C1 मतलब 3। 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 गुणे 3, 360 तरीके। नंबर ऑफ वेज 360। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर? कितने तरीके, 360 तरीके। समझ आया? दिक्कत तो नहीं? क्या बात है। नेक्स्ट, सॉरी, पढ़ो तब तक। क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर, 10 अंकों की कितनी संख्या है, कैन बी रिटन, लिखी जा सकती है, बाय यूजिंग द डिजिट 1 and 2, अंक 1 और 2, अंक 1 और 2 का उपयोग करके कितनी 10 अंकों की संख्याएं लिखी जा सकती हैं। बोले सर अरे ये तो बड़ा ही सरल हो गया। बोले क्यों? बोले ये तो देखिए कैसे। बोले सर देखो, किसी को अगर कोई दिक्कत हो कहीं पर भी तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर सबको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर देना, ठीक। देखिए संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, बोले सर 10 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 अंकों की संख्या हो जाएगी। बोले हाँ सर। अब बोले सर कि इसमें हमें अंक जो भरने हैं वो सिर्फ 2 ही अंक भरने हैं, या तो 1 या तो 2। इसका मतलब यह है कि पहले बॉक्स में आप सिर्फ या तो 1 लिख सकते हो या तो 2 लिख सकते हो। यानी पहले बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं, बोले सर 2 तरीके हैं, या तो 1 से भरा जाएगा या तो 2 से भरा जाएगा। इसको आप 2C1 भी लिख सकते हो। बोले सर दूसरे बॉक्स को में क्या लिख सकते हैं, बोले इसमें भी 1 और 2 ही लिख सकते हैं, तो इसको भी भरने के तरीके 2। सेम इसको भी भरने के तरीके, यहां भी 2 तरीके से, 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 और यहां भी 2 ही तरीके से बॉक्स भरे जा सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ गया, बोले सर 10 बार। तो कितने तरीके हो जाएंगे, 2 की पावर 10। दिस इज योर आंसर। तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गया ना? मस्त लगा? मजा आई? बोलो हाँ है ना? मजा आई कि नहीं आई? समझ लेना भी आई तो ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, आ जाओ सवाल पढ़ो। सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए आप और देखिए क्या कह रहा है। क्या कहता है, एक हॉल में 8 लैंप 10 लैंप है। एक हॉल में 10 लैंप है। नंबर ऑफ लैंप जो है वो 10 है।
in a hole. Each one of them can be switched on independently. इन 10 लैंप को, प्रत्येक को, इस 10 लैंप में से प्रत्येक को इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र तरीके से स्विच ऑन किया जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि हर एक लैंप का एक स्विच लगा हुआ है अलग, इंडिपेंडेंटली, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि लगा जो हुआ है उसमें कौन सा स्विच है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो तरीकों की संख्या कितनी होगी? अब देखो जरा ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मजा आएगी। मैंने कहा L1 लैंप, L2 लैंप लिख रहे हैं, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, ये 10 लैंप हैं, दिख रही? और इन्हीं 10 लैंप के लिए 10 स्विच हैं। तो 10 स्विच हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्विच है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको अभी ये नहीं पता है कि कौन सी लैंप का स्विच कौन सा है। ध्यान से समझना, पॉसिबिलिटी चेक करनी हर बार पे। तो मैंने कहा, आपसे कहा गया कि जाओ और लैंप 1 ऑन कर दो। तो आप लैंप 1 ऑन करने के कितने तरीके देखोगे? आप गए, ये स्विच ऑन किया, लैंप ऑन नहीं हुई, इसको किया 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 हो गई। यानी आपने लैंप 1 को, ध्यान से सुनना, आपने लैंप 1 को ऑन करने के लिए कितने तरीके देखे? बोलो, आपने लैंप 1 को ऑन करने के लिए कितने तरीके देखे? तो आपने कहा सर या तो ऑन होगी या तो नहीं होगी, एक स्विच से दो ही काम हो सकते हैं। इस लैंप को फिर से सुनना ध्यान से, इस लैंप को ऑन करने के लिए आपसे कहा गया, आप इस स्विच के पास गए। इस स्विच के पास जाकर आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनी। बोले सर क्या? या तो इस स्विच से ये लैंप ऑन हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो इस स्विच ने इस लैंप को ऑन करने के लिए कितने रास्ते बताए? या तो होगी या तो नहीं होगी। बोले सर 2 रास्ते बताए। ठीक, सेम कंडीशन, L2 को लैंप को चालू करने के लिए आप फिर गए, इस स्विच के पास गए, क्योंकि अब ये तो आपको नहीं पता था ना कि इससे ऑन हुई है या नहीं हुई है। इस स्विच के पास गए, या तो ऑन हो जाएगी या तो नहीं होगी। इसी तरीके आपने 10 लैंप के लिए 10 बार ट्राई किया, लेकिन यहां पर जिसने ये लिखा 2 की पावर 10 आंसर, उसका सवाल गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? आप जब 9 लैंप तक चले गए तो 9 स्विचेस का आपने काम कर लिया होगा, किसी ना किसी से कोई ना कोई ऑन हुआ होगा। मान लो ये लैंप 1 पहले स्विच से ऑन नहीं हुई होती, 9वें से ऑन हुई होती या 10वें से ऑन हुई होती। ठीक, दूसरी पहले से ऑन हुई होती, तीसरी दूसरे से ऑन हुई होती, चौथी चौथे से ऑन हुई होती। इसी तरीके से अगर देखो तो 9 लैंप तक आपने ये ट्राई कर लिया, लेकिन आज सिर्फ एक ही स्विच बचा और उसमें आप ये नहीं चेक कर पाओगे कि इससे ऑन होगी या नहीं होगी। सब तो चेक कर चुके हो, तो वो माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए फिर वो रास्ता नहीं, वो उसी से ऑन होगी, उसमें संभावनाएं खत्म हो गई। तो 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है? 1024, और -1 का मतलब हो जाएगा इसका राइट आंसर 1023। ये सब कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने पीएनसी पढ़ाया। आप अगर ये पीएनसी मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लोगे, जीवन में कभी किसी सवाल में दिक्कत ही नहीं होगी। सही जवाब क्या होगा? 1023। बोलो क्लियर? ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ अगले सवाल पर चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पढ़िए। ए 10 अलग अलग तत्वों वाला एक सेट है। ए बी द सेट ऑफ 10 कंटेनिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ए जो है वो 10 अलग अलग एलिमेंट का एक सेट है। तो ए से ए तक अलग अलग कार्य करने की कुल संख्या क्या होगी? ध्यान से समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न। मैं ये कह रहा था, बल्कि सवाल ये कह रहा है कि ए एक तत्व है, एक सेट है। सेट को मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 10 अलग अलग एलिमेंट है। तो मैंने कहा इसमें एलिमेंट मैंने लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, ये 10 अलग अलग एलिमेंट हो गए, ठीक, 10 अलग अलग तत्व हो गए। अब क्या कह रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अब ए से ए का फंक्शन करने के लिए, यानी दूसरा भी तुम्हें एक अगर सेट लेना है तो उसमें भी यही 10 तत्व होंगे, तो कुल संख्या क्या होगी? तो ध्यान से समझना, अगर इसमें भी सेम, क्योंकि ए एलिमेंट ए सेट है तो उसके एलिमेंट भी सेम होंगे, 4 5 6 7 8 9 10। तो कह रहा ए से ए अगर फंक्शन करेगा, ए से ए फंक्शन करेगा तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? मैं ये बोलता हूं कि मान लो इसका 1 हुआ, इसके 1 ने फंक्शन करना शुरू किया तो ये इससे भी करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी इसका 1 जो होगा वो 10 तरीके से फंक्शन करेगा। बोले हाँ सर। और ऐसे ही कितने नंबर है? बोले सर 10 हैं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी 10 की पावर 10 तरीके से फंक्शन होंगे। कितना सरल सवाल था, कितना सरल सवाल था। ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक, बहुत सरल, इजी, केवल समझने की बात है। ऐसे ही 2 भी 10 तरीके से फंक्शन करेगा, 3 भी 10 तरीके से फंक्शन करेगा, यानी 10 एलिमेंट 10-10 तरीके से फंक्शन करेंगे। इसलिए क्या होगा, m की पावर n। m की पावर n का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और जितने तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, ठीक। तो आंसर क्या बना, 10 की पावर 10। बोलो क्लियर है मेरे दोस्त? सभी लोग हाँ या ना का जवाब देते रहना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आर कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि लगातार संख्याएं दी हुई हैं, ठीक। आर विभाजित आर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आर से विभाजित आर क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, इसमें से पूछ रहा है। आर से विभाजित आर क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक। मैंने कहा आर तो क्या हो सकता है, आर तो कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो कोई भी संख्या हो सकती है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। मुझे नहीं पता है ना कितना है, नहीं पता है, तो मैंने कहा मैंने आर जो कोई भी संख्या हो सकती है, मैंने कहा ये आर जो है वो 7 है। आप 6 मान लो, 10 मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये जो आर है ना, ये सारे के सारे क्रमागत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? क्रमागत। तो मैंने कहा क्रमागत अगर होने चाहिए तो 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 4 3 4 7 हो गए। इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, उसको अगर मैं आर से डिवाइड करूं, मतलब 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इनका जो गुणा होकर आएगा वो गुणा क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी? बिल्कुल नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगी। इक्वल टू आर बिल्कुल नहीं हो सकता, आर तो 7 है। पॉजिटिव इंटीजर, जी हाँ, ये जो आएगा ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन तो कहीं आ ही नहीं रहा ना। ये क्या होगा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? कितना सरल तरीके से आपने समझा, उम्मीद तो मेरी ऐसी है। और वाकई में सरल तरीका है, क्यों? क्योंकि सवाल भी इजी है। ये सवाल भी इजी है, इसलिए तरीका भी उसका और इजी है।